नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हमें सीधे 1950 और 60 के दशक की उन पुरानी, सुनहरी और गर्म रोशनी से नहाई हुई गलियों में ले जाती है। हम बात कर रहे हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की मास्टरपीस मिठाई वाला की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो सीधा दिल पर लगता है। तो चलिए इस खूबसूरत और गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी के केंद्र में एक बहुत ही कमाल का सस्पेंस छिपा है। जरा सोचिए, एक बेहद अमीर, इज्जतदार और प्रतिष्ठित इंसान अचानक धूल भरी गलियों में कंधे पर टोकरी उठाए सिर्फ 2-2 पैसे में खिलौने क्यों बेचने लगेगा? है ना सोचने वाली बात। इसी रहस्य को समझने के लिए हमें इस कहानी की गहराई में उतरना होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी मीठी आवाज से जिसे सुनकर कोई भी रुक जाए। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। पुरानी ईंटों वाले घर, शांत गलियां, और जैसे ही ये आवाज गूंजती है मानो वक्त ठहर सा जाता है। घरों के अंदर खेलते बच्चे चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए उस सुनहरी धूप वाली गली में किसी चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं, एकदम किसी स्लो मोशन फिल्म के खूबसूरत सीन की तरह। अब यहाँ वाजपेयी जी ने उस आवाज के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया है, मादक। इसका मतलब सिर्फ मीठा होना नहीं है। ये आवाज इतनी नशीली और सुकून देने वाली थी कि जब वो गाता था ना, तो उसकी आवाज किसी समंदर की लहरों की तरह पूरे मोहल्ले में एक कोने से दूसरे कोने तक गूंज उठती थी। एक अलग ही जादू था उसमें। और इसी जादू को बांस के एक पुराने पर्दे, जिसे हम चिक कहते हैं, उसके पीछे से एक माँ देख रही है, रोहिणी। नीचे आंगन में उसके 2 छोटे बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू, जो सिर्फ 2 पैसे में लकड़ी के इतने खूबसूरत खिलौने पाकर खुशी से उछल रहे हैं। अब रोहिणी खुश तो है, पर उसके दिमाग में एक सवाल अटक जाता है कि भाई, कोई फेरी वाला इतने सस्ते में इतने शानदार खिलौने कैसे दे सकता है? और फिर इस सस्पेंस को और गहरा करने के लिए कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। वो खिलौने वाला अचानक से गायब हो जाता है, बिल्कुल गायब। और फिर ठीक 6 महीने बाद वो उसी मोहल्ले में लौटता है, लेकिन इस बार खिलौने लेकर नहीं, बल्कि एक मुरली वाले के बिल्कुल नए अवतार में। ये बदलाव सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस इंसान का असली मकसद क्या है। इस नए रूप में भी उसकी कला का कोई जवाब नहीं था। इमेजिन कीजिए, बरगद के पेड़ के नीचे सुबह की हल्की हल्की ताजी धूप पत्तियों से छन कर आ रही है, और वो बीकानेरी साफा बांधे बड़ी शांति से बांसुरी बजा रहा है। उसकी धुन इतनी कमाल की थी कि मोहल्ले वाले उसे बांसुरी का उस्ताद मानने लगे थे। मतलब एक परफेक्ट परफॉर्मर जो अपने सौम्य व्यक्तित्व से सबको मंत्रमुग्ध कर दे। अब यहाँ कहानी में 2 बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है रोहिणी के पति विजय बाबू। वो ठहरे थोड़े शक्की मिजाज के। उन्हें लगता है कि ये मुरली वाला पक्का कोई फ्रॉड है और सस्ते में सामान देकर बस एहसान जताने का नाटक कर रहा है। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वो इंसान सच में अपना नुकसान सहकर भी मुरली बेच रहा था, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के प्रति अपने निस्वार्थ प्यार की वजह से। खैर, वक्त फिर से छलांग लगाता है। 8 महीने और बीत जाते हैं। सर्दियों का मौसम है और वो मीठी आवाज एक बार फिर लौट आती है। इस बार वो एक मिठाई वाला बनकर आया है, जो बच्चों के लिए खांसी दूर करने वाली रंग बिरंगी गोलियां लाया है। अब रोहिणी से रहा नहीं जाता। वो तुरंत मोहल्ले के एक बुजुर्ग दादी माँ को आवाज लगाती है और कहती है कि उस मिठाई वाले को रोको, ताकि आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठ सके। दादी के पास खड़ी रोहिणी आखिरकार पूछ ही लेती है वही सवाल जो महीनों से उसे परेशान कर रहा था। इन छोटे छोटे व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? बस ये एक सीधा साधा सवाल इस कहानी की उस इमोशनल क्लाइमैक्स को ट्रिगर कर देता है जिसका हमें इंतजार था। उस अजनबी के दिल का दरवाजा जैसे झटके से खुल जाता है, और उस सवाल के जवाब में उसके चेहरे के वो गहरे भाव सब कुछ बयां कर देते हैं। उसके होठों पर एक बहुत ही उदास सी मुस्कान है और आंखों में आंसू तैर रहे हैं। वो बताता है कि वो कोई आम फेरी वाला नहीं है। एक जमाने में वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था। प्रतिष्ठित यानी समाज में इज्जतदार, बहुत अमीर और हर सुख सुविधा से संपन्न। वो उस शहर का एक बहुत बड़ा रईस था। उसके सीने में जो दर्द दबा था ना, उसका बोझ शायद हम और आप महसूस भी ना कर पाए। वो अपने उस सोने के संसार की बात करता है जो अब हमेशा के लिए उजड़ चुका है। एक खूबसूरत सा घर था, करोड़ों का बिजनेस, गाड़ियां, एक प्यार करने वाली पत्नी और सबसे बढ़कर उसके 2 बेहद प्यारे और छोटे छोटे बच्चे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए,
विधाता ने वो सब कुछ, वो पूरी की पूरी दुनिया उससे छीन ली। अपने इस अथाह दर्द को समझाते हुए वो एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल करता है, अठखेलियां। अठखेलियां यानी बच्चों की वो मासूम शरारतें, उनका बेवजह उछलना कूदना, वो मीठा सा शोर। वो याद करता है कि कैसे एक वक्त था जब उसके बच्चों की अठखेलियों से पूरा घर गूंजता रहता था, और आज वो इंसान उसी मासूम शोर को सुनने के लिए बुरी तरह तरस गया है। और बस यहीं पर आकर उसकी असली प्रेरणा समझ आती है। वो इन धूल भरी गलियों में पैसों के लिए बिल्कुल नहीं भटक रहा है, वो तो आध्यात्मिक शांति ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि उसके वो खोए हुए बच्चे कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों के रूप में फिर से दुनिया में आए होंगे। जब वो इन मोहल्ले के बच्चों के चेहरों पर वो निश्चल खुशी देखता है ना, तो उसे उनमें अपने ही बच्चों की एक झलक दिखाई देती है, जो उसके तड़पते हुए दिल को एक अजीब सा सुकून देती है। कहानी का अंत इतना भावुक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चुन्नू और मुन्नू दौड़ते हुए आते हैं और मिठाई वाला अपनी टोकरी से उन्हें भर भर कर मिठाइयां दे देता है। रोहिणी पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो नम आंखों से मना कर देता है। बस इतना कहता है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। और इतना कहकर वो उस डूबते हुए सूरज की सुनहरी धुंधली सी रोशनी में उस गली से बहुत दूर चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि ये सिर्फ एक फेरी वाले का सफर नहीं था। ये दास्तान है एक ऐसे पिता की जिसने अपना सब कुछ खो देने के बाद भी अपने अंदर की उस ममता को कभी मरने नहीं दिया। उसने अपने इतने बड़े दुख को एक मिशन बना लिया, एक ऐसा फरिश्ता बन गया जो अब बस हर बच्चे में खुशियां बांटता फिरता है। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर असली दौलत दूसरों के चेहरों पर खुशी लाने और उस आध्यात्मिक शांति को महसूस करने में है, जैसा कि उस मिठाई वाले ने किया, तो आज की इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम वो खुशी दुनिया के साथ कैसे बांट सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी आपके जहन में गूंजता रहेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।